हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिहिल व्यास और स्वागत है आप लोगों का मेरी इस यूट्यूब चैनल के अंदर। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने देख लिया था कि किस तरह से इंस्टॉलेशन कर सकते हैं हम लोग रिएक्ट जेएस का। आई होप कि आप लोगों ने इंस्टॉल कर दिया होगा रिएक्ट जेएस, और जो उसका लैंडिंग पेज है वो भी आप लोगों ने देख लिया होगा कि किस तरह से जो रिएक्ट जेएस है वो दिख रहा है हमें स्क्रीन पे। इस तरह से हमारी एप्लीकेशन जो है वो रन हो चुकी होगी। ठीक है, तो अब हमें बात करनी है आज के इस वीडियो के अंदर रिएक्ट जेएस का जो फोल्डर स्ट्रक्चर होता है, जो फाइल स्ट्रक्चर है, उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोल्डर और फाइल स्ट्रक्चर रिएक्ट जेएस का क्या है। तो सबसे पहले हम लोग हमारे प्रेजेंटेशन पे चलते हैं। यहाँ पे तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले बात आती है आपकी रीडमी फाइल की। अब रीडमी फाइल जो होती है वो क्या होता है कि जब भी आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है, आपका एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होगा, तब रीडमी फाइल होती है वो ऑटोमेटिक क्रिएट होके आती है। उसके अंदर इंफॉर्मेशन होगी, जैसे कि npm स्टार्ट करके हमारा कमांड है जिससे हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट होता है रिएक्ट का। तो कुछ कमांड्स की इंफॉर्मेशन होगी, आपकी गिट रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है तो वो वहां पे दी गई होगी। तो वो एक बार रीड करने के लिए होता है, हालांकि कोई रीड करता नहीं है, लेकिन जो फाइल है उसका मतलब ये होता है कि जो इंफॉर्मेशन आ रही है, आपकी एप्लीकेशन जो इंस्टॉल हुई है, जो एग्जीक्यूट होने वाली है, उसके रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन वहां पे होती है। तो जानकारी के लिए आप अगर वो चीज पढ़ ले तो वो आपको थोड़ा बेसिक आइडिया हो जाता है आपकी एप्लीकेशन के बारे में। ठीक है, तो पहला फाइल होता है आपका रीडमी फाइल। फिर आता है गिट इग्नोर फाइल। अब जब आपके सिस्टम के अंदर गिट है, अगर आप गिट का इस्तेमाल कर रहे हो, बेसिकली गिट एक प्लेटफॉर्म है, वो पूरा एक अलग ही टॉपिक हो जाएगा। तो ओवरव्यू बता दूं, आजकल बेसिकली सबको पता ही है कि गिट क्या है। कि हमारा जो प्रोजेक्ट होता है, जो पूरा एप्लीकेशन होता है, वो स्ट्रक्चर हम लोग कहीं गिट के ऊपर वहां पे एक बार अपलोड करके रख देते हैं। फिर हमारे जो लोकल सिस्टम है और वहाँ गिट पे हम लोग उस पे कम्युनिकेट कर सकते हैं, पुल पुश करवाओ। तो उसके रिलेटेड गिट इग्नोर का एक फोल्डर होता है। अगर आपके सिस्टम के अंदर पहले तो गिट इंस्टॉल होना चाहिए, अगर वो है तो ऑटोमेटिक जब भी आप ये एप्लीकेशन आप क्रिएट करोगे तो गिट इग्नोर का फोल्डर बन जाएगा। उसके अंदर आप कोई फाइल्स ऐसी है जो आप कमिट करवाना नहीं चाहते आपके लोकल से वो गिट के सर्वर पर, तो आप उस पे जाके लिस्ट आउट कर सकते हो गिट इग्नोर में जाके। ओके, तो इसके लिए वो फाइल का इस्तेमाल होता है। फिर आती है आपकी पैकेट डॉट जेसन फाइल। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट फाइल होती है। पैकेज डॉट जेसन फाइल के अंदर क्या होता है कि आप जो भी पैकेज इंस्टॉल करोगे, मतलब कि मॉड्यूल्स, जो भी आप वर्ड यूज करो, पैकेज या मॉड्यूल, आप जब इंस्टॉल करते हो तो उसकी इंफॉर्मेशन वहां पे पैकेज डॉट जेसन में आती है कि ये कौन सा वर्जन है और वो सब। सेम चीज होती है पैकेज लॉक डॉट जेसन, उसके अंदर डिटेल इंफॉर्मेशन होती है उस पैकेज के बारे। ओके, तो पैकेज लॉक डॉट जेसन के अंदर आपको वो डिटेल इंफॉर्मेशन वहां पे मिलेगी, और जो पैकेज डॉट जेसन है उसके अंदर आपको कॉन्फ़िगरेशन वाली कुछ चीजें हैं रिएक्ट की, वो भी मिलेगी, और जो भी आपका नया पैकेज या मॉड्यूल इंस्टॉल हुआ है उसकी कुछ समरी वहां पे आपको दिखेगी। फिर आता है नोड मॉड्यूल का फोल्डर। उस फोल्डर के अंदर आपके रिएक्ट के अंदर जितनी भी डिपेंडेंसीज है, जितने मॉड्यूल्स रिक्वायर्ड है, वो सारे वहां पे अवेलेबल होंगे। जब भी आपने एप्लीकेशन क्रिएट की है तब ये फोल्डर ऑटोमेटिक बन के आ जाता है और उसके अंदर सारे मॉड्यूल्स वहां पे होते हैं। लेटर ऑन जब आप नए मॉड्यूल्स चाहते हो तो वो आप जैसे ही आपकी एप्लीकेशन पे इंस्टॉल करोगे तो ऑटोमेटिक उसका फोल्डर नोड मॉड्यूल्स में बन जाएगा। फिर आता है मेन पब्लिक का फोल्डर। पब्लिक के फोल्डर के अंदर अगर आप जाओगे तो उसमें पब्लिकली एक्सेसिबल जो चीजें होती है, मतलब ग्लोबल एक्सेस होता है, सिस्टम में से कहीं से भी आप एक्सेस करो तो पब्लिक फोल्डर आपका एक्सेस हो सकता है। तो उसके अंदर वो सारी जेनेरिक चीजें जो है फाइल से वहां पे आएगी। जैसे कि आपकी सिस्टम का फेविकॉन आइकॉन, मतलब आपकी एप्लीकेशन रन हो रही है तो जो आपको ब्राउजर के टैबिंग में छोटा सा आइकॉन दिखता है आपकी वेबसाइट का, वो होता है फेविकॉन आइकॉन। तो वो इमेज आप वहां पे रख सकते हो पब्लिक फोल्डर के अंदर। फिर आती है robots.txt फाइल। अब robots.txt फाइल जो होती है वो आपकी एसईओ रिलेटेड है, मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के रिलेटेड। मतलब उसके अंदर इंफॉर्मेशन ये होती है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो क्राउल होगा गूगल पे या कहीं पे, जब सर्च होता है तो सर्च टर्म्स के हिसाब से आपका क्राउलिंग हो रहा है, तो आप वहां पे फाइल्स को कैसे वो एलो करोगे, कैसे वो चीजें वर्क होगी, उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपकी robots.txt में होती है।
फिर आती है आपकी mainfest.json फाइल। ये फाइल तब आपकी ज्यादा काम में आती है जब आप प्रोग्रेसिव ऐप बना रहे हो। मतलब कि प्रोग्रेसिव ऐप और सिंपल वेब एप्लीकेशन में वेबसाइट्स में डिफरेंस क्या होता है, पहले उसकी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो प्रोग्रेसिव ऐप का मतलब ये होता है कि वो आपको ऑफलाइन भी अलो करती है, आप उसमें काम कर सकते हो, वर्कआउट कर सकते हो ऑफलाइन के अंदर। तो ये होता है आपका प्रोग्रेसिव ऐप। बहुत सारी और भी चीजें हैं प्रोग्रेसिव ऐप के फायदे हैं और जो भी है चीजें, लेकिन उसमें डिटेलिंग में जाने की जरूरत है नहीं। तो ये चीजें हैं प्रोग्रेसिव ऐप के अंदर कि आप ऑफलाइन काम कर सकते हो। उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, फिर आपके होम स्क्रीन के ऊपर वो चीज सीधी डायरेक्टली आप स्टार्ट करवा सकते हो, कोई भी डिवाइस के अंदर वो चीज इजीली अवेलेबल हो जाती है। बहुत सारे कुछ और फायदे हैं, दैट इज द प्रोग्रेसिव ऐप। और बाकी नॉर्मल वेबसाइट जो हम लोग एक्सेस करते हैं वो नॉर्मल वेबसाइट्स पे आती है। तो जब आप प्रोग्रेसिव ऐप बनाते हो तब आपका mainface.json है, उसके अंदर आप वो चीजें इस्तेमाल करते हो और ये फाइल आपकी तब काम में आती है। index.html जो आपका बेसिक HTML कोड है, तो वो आपके पब्लिक फोल्डर के अंदर रही हुई index.html के अंदर आता है। इनिशियल लेवल पे रिएक्ट पहले से ही वो फाइल बना के देता है जो आपकी बेसिक्स index.html है, कोर फाइल है रिएक्ट की। और ध्यान रहे कि index.html जो होता है वो आपके एप्लीकेशन का एंट्री पॉइंट होता है। मतलब आपने रिएक्ट जेएस के अंदर कोई वेबसाइट बनाई है सपोज, तो वो वेबसाइट जब आप ओपन करते हो ब्राउजर के अंदर तो वो एप्लीकेशन स्टार्ट हुई आपके ब्राउजर में और उसका जो एंट्री पॉइंट होता है वो index.html होता है। फिर उसके अंदर आता है उसी HTML के अंदर नो स्क्रिप्ट टैग। उसका मतलब ये होता है कि कई बार होता है कि आपके ब्राउजर के अंदर जावास्क्रिप्ट का फीचर एनेबल ना हो या सपोर्ट ना करता हो आपका ब्राउजर, तो क्या होता है कि आपकी ये रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशन वर्कआउट नहीं करेगी। तो नो स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल करते हो तो वो आपको मैसेज देता है उस ब्राउजर के अंदर कि जो सपोर्ट है वो है नहीं जावास्क्रिप्ट का आपके ब्राउजर के अंदर, तो पहले उसको एनेबल कीजिए या फिर आप उसको मतलब डालिए कि जावास्क्रिप्ट का फीचर आपका सपोर्ट करे या कि और ब्राउजर के अंदर ट्राई करे। तो वो मैसेज या कुछ भी दिखाना है तो आपको नो स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल वहां पे करना होता है जो index.html के अंदर ऑलरेडी आता है। फिर आता है आपका एक रूट करके डीवाईडी। ये कोर है कि वहां पे क्या होता है कि आपका जेएस जब भी वर्कआउट करता है, आप जितनी भी फाइल्स बनाओगे सब एग्जीक्यूशन होगा, वो index.html में जो div है रूट वाला उसके अंदर सारी चीजें अपेंड होती है। इसीलिए index.html जो है वो पूरी कोर फाइल होती है आपकी रिएक्ट जेएस के एप्लीकेशन की, कि उसी में सारा कुछ कंटेंट जो होता है सारे कंपोनेंट्स फाइल से आएगा और वहां पे बाइंड होगा आपका HTML और आपका पेज जो है वो वहां पे शो करेगा। ठीक है, कोई भी आप कंपोनेंट ले लो, कोई भी आप फाइल बनाओगे, उसका HTML जो है वो रेंडर होगा आपके रूट के अंदर। ओके, अगर आपने इसको हटा दिया गलती से तो पहले एरर वो दिखा देगा। इसको कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, कैसे वर्कआउट करेंगे, वो हम लोग बाद में देखेंगे जब हम लोग प्रैक्टिकली उस पर जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो आपका एसआरसी का फोल्डर आता है। एसआरसी के फोल्डर के अंदर आपकी एक फाइल होती है index.js फाइल। अब ये index.js फाइल होती है वो आपकी रिएक्ट की जो है वो एंट्री पॉइंट होता है। जब भी आप npm स्टार्ट सर्वर करोगे तो आपका रिएक्ट का एंट्री पॉइंट index.js बनता है। उसी के थ्रू आपकी बाकी की सारी फाइल्स को वो ऑटो लोड करके एग्जीक्यूट करता है और जब ब्राउजर में आप एग्जीक्यूट करते हो जो भी राउट से जो भी पेज एक्सेस करते हो वो उसके थ्रू चलता है। लेकिन जब ब्राउजर पे बात आती है तब बाइंड करने की बात आती है, एप्लीकेशन रन होगी तो उसका एंट्री पॉइंट बन जाएगा index.html जो हमने पहले देखा है। लेकिन जब आप रिएक्ट जेएस के एंट्री पॉइंट की बात करो रिएक्ट की, तो वो index.js होता है जो एसआरसी फोल्डर के अंदर है। एसआरसी का मतलब माना जाता है कि सोर्स फोल्डर है वो आपका। ठीक है, तो आपका जो सारा काम रहेगा, कंपोनेंट्स फाइल बनाना, जो भी चीजें रहेगी वो सारी आपकी एसआरसी के अंदर रहेगी। ये आपका मेन फोल्डर बनेगा। ठीक है, अब होता क्या है कि जब भी आप एसआरसी में कुछ भी चीजें बनाते हो तो वो आपको नोड मॉड्यूल्स के फोल्डर में जहाँ पे मॉड्यूल्स इंस्टॉल होते हैं नोड मॉड्यूल्स में, वहां से आपको इंपोर्ट करवाने पड़ते हैं। तो अभी के लिए जब आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो तो रिएक्ट जेएस जो है वो बाय डिफॉल्ट app.js नाम की एक फाइल दे देता है जो आपकी मेन मॉड्यूल फाइल होती है। देखिए app.js वो react.js पहले से स्ट्रक्चर बना के देता है उसमें आती है। ठीक है, इसीलिए app.js को वो मेन टॉप मॉड्यूल फाइल उस वक्त बोला जाता है, लेकिन आप अपने हिसाब से भी कोई और फाइल बना भी सकते हो और उसका नाम भी चेंज करवा सकते हो। ठीक है,
फिर आती है app.test.js फाइल। अब जब भी आप ये चीजें क्या है कि जब भी आपकी एप्लीकेशन रन होती है तो आप टेस्टिंग करोगे, उसके सिनेरियो टेस्ट करोगे कि कैसे कैसे ये चीजें चलेगी, कुछ प्रॉब्लम है तो वो बताएगी, तब जाके आपकी हर एक कंपोनेंट की हर एक जेएस फाइल जो आपकी बनी है उसकी एक टेस्ट फाइल बनेगी जो आपके केसेस को टेस्ट करेगी कि वो कंपोनेंट सही से बना है कि नहीं, उसमें कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं। उसके लिए टेस्टिंग पर्पज से वो आपकी फाइल होती है। फिर आती है सर्विस वर्कर डॉट जेएस। अब सर्विस वर्कर डॉट जेएस फाइल जो होती है वो आपकी जब प्रोग्रेसिव एप्लीकेशन जब आप बनाते हो, जो हमने आगे बात की, उसके रिगार्डिंग ये आपकी फाइल जो होती है वो काम करती है। ठीक है, अभी फिलहाल इनके अंदर डिटेलिंग में नहीं जाना है, हम सिर्फ इंफॉर्मेशन ले रहे हैं और मैं आपको स्ट्रक्चर भी अभी लेटर ऑन बताऊंगा एडिटर के अंदर ये खत्म होने के बाद। अब याद रहे कि जब रिएक्ट जेएस पे हम लोग काम करते हैं तो आपके पास जो HTML होता है तो आपको यही लगता है कि HTML के जो टैग्स होते हैं, एलिमेंट्स है, वही इस्तेमाल किए हुए हैं, लेकिन एक्चुअली में वो HTML नहीं होता है, JSX होता है, मतलब कि जावास्क्रिप्ट XML जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो उसका इस्तेमाल होता है जो सिमिलर टू, हमको ऐसा ही लग रहा है कि वो एक HTML टैग होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रहे वो HTML टैग एक्चुअली में नहीं होते, वो JSX होते हैं, जावास्क्रिप्ट XML। तो ये ध्यान रखना है खास करके आपको। फिर बारी आती है कि हम लोग जो है ये फ्रेगमेंट चीज जो है कि रिएक्ट फ्रेगमेंट क्या है वो हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे बाद में कि ये चीज कैसे बनती है और क्या है इसके पीछे का कारण। ठीक है, दूसरी बात आती है आपकी कि रिएक्ट जेएस की जो एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होती है तब आप सारी फाइल्स को नहीं देखोगे, सिर्फ एक फाइल आपको दिखेगी, वो होगी बंडल डॉट जेएस फाइल। इसी के थ्रू आपका पूरा एप्लीकेशन रन होता है। वो कैसे करते हैं काम, में अभी आपको जब हम लोग एडिटर में जाएंगे तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताऊंगा कि कैसे उसका एक्चुअल में मैकेनिज्म एग्जीक्यूट होता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा फोल्डर और फाइल स्ट्रक्चर जो होता है वो इस तरह से चलेगा। लेटर ऑन अगर हम लोग जाएंगे तो एक मेन चीज होती है रिएक्ट डॉम, जो आपको इंपोर्ट करवानी पड़ती है, क्योंकि डॉम है वो है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जो जावास्क्रिप्ट का बेस है। अगर आपने जावास्क्रिप्ट सीखा है तो डॉम के बारे में आपको 110% पता होगा, और वो जरूरी भी है क्योंकि वही सिनारियो, वही जावास्क्रिप्ट के जो कॉन्सेप्ट है उसी को लेके रिएक्ट बना है। ठीक है, कोई भी फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी है वो उसके बेस से बनी है। तो आपको रिएक्ट डॉम चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आप जो कंपोनेंट्स फाइल बनाओगे, जेएस फाइल बनाओगे, उसमें कंटेंट होगा। वो कंटेंट कैसे बाइंड होगा, तो उसके लिए आपको डॉम मॉडल चाहिए ही चाहिए। तो रिएक्ट डॉम जो है वो आपका कोर मॉड्यूल्स है रिएक्ट जेएस का, तो आपको वो इंपोर्ट करवाना पड़ता है ताकि वो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में जो हमने डिव देखा था रूट वाला, उस पे जाके वो बाइंड कर सकता है। ठीक है, तो आपको रिएक्ट डॉम की जरूरत यहाँ पे जरूर पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, और वही चीज वो है वो रेंडर करेगा आपके HTML के अंदर। ठीक है, आपका जो बेसिक प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से बनता है कि ऐप होगा, मतलब कि आपका पेरेंट कंपोनेंट कुछ है, फिर हेडर कंपोनेंट बनता है, फिर कोई कंटेंट का कंपोनेंट आएगा, फूटर कंपोनेंट आएगा। ये सारी चीजें हो गई, कंपोनेंट कैसे चलते हैं उसके बारे में वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अब बेसिकली होता ये है कि रिएक्ट जेएस का 16th वर्जन जब चल रहा था, उससे पहले की बात करें तो वहां पे क्या होता था कि सिर्फ क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स चलते थे, तो फंक्शंस के साथ हम लोग फंक्शन बेस्ड जो कंपोनेंट होते उस पर कुछ काम नहीं कर सकते थे। तो होता ये था कि उसके बाद 16 वर्जन के बाद वहां पे हुक्स का इंट्रोडक्शन किया गया ताकि हम लोग फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट पे भी चल सके। अब ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है कि क्लास बेस्ड कंपोनेंट है, फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट है, उसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। हम लोगों को पूरा टॉपिक हम लोग करने वाले हैं, तो उसमें आपको मैं बताऊंगा कि वो चीजें कैसे वर्कआउट करती है। ठीक है, अगर आपको राउटिंग करना है तो यहाँ पे एक रिएक्ट राउटर डॉम करके मॉड्यूल आता है, उसको आपको इंस्टॉल करना है आपकी एप्लीकेशन के अंदर। आप उसको इंपोर्ट कर लो और आपका राउटिंग स्टार्ट हो जाएगा। पैकेट डॉट जेसन, जैसा कि आगे मैंने बोला कि वो कोर फाइल है, कॉन्फ़िगरेशन की कुछ फाइल है। जैसे कि क्या होता है कि मान लीजिए कि आप एक साथ दो एप्लीकेशन एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो आपके एक सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, जब आप npm स्टार्ट करोगे तो कोई एक पोर्ट रिजर्व हो जाएगा एक एप्लीकेशन का। सपोज मान लीजिए कि 8000 पे वो रन होने लगा, तो अब आपको दूसरी एप्लीकेशन जब स्टार्ट करनी है तो आप दूसरी एप्लीकेशन का पोर्ट नंबर आप चेंज करवा सकते हो, क्योंकि 8000 तो ऑलरेडी रिजर्व हो चुका है। तो आप पैकेट डॉट जेसन में जाओ और वहां पे आपको स्क्रिप्ट नोड मिलेगा, और स्क्रिप्ट नोड के साथ आप दो चीजें कर सकते हो। अगर आप विंडो सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हो, ऑपरेटिंग सिस्टम का,
तो स्टार्ट के अंदर सेट पॉट इज इक्वल टू 8000 एंड डबल एन रिएक्ट स्क्रिप्ट स्टार्ट वहां पे आप लिखो तो आपका पॉट चेंज हो जाएगा। और बाकी की जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वहां पे आपको सीधा पॉट इज इक्वल टू 8000 या 3000 आपको जो नया पॉट चाहिए वो आप लिख सकते हो। अब यहाँ पे मैं चीज क्लियर कर देता हूँ कि ये चीज सभी केस में चलेगी ऐसा जरूरी नहीं है। तो आप ये कर सकते हो कि कुछ और तरीका है, जैसे कि पॉट नंबर तो यहाँ पे सेट हो गया, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि आपने जैसे npm स्टार्ट लिखा तो बाय डिफॉल्ट जो आपका ब्राउजर होता है ना उसी पे वो एग्जीक्यूट करने लगता है। तो अगर आपको ब्राउजर चेंज करना है तो भी इस तरह से package.json में जाके ब्राउजर को भी आप चेंज करवा सकते हो, आपका डिफॉल्ट ब्राउजर कुछ और सेट करवा सकते हो आपकी एप्लीकेशन कहाँ पे हो रन होगी उसके लिए, ठीक है। तो ये है बेसिक चीजें आपके फोल्डर स्ट्रक्चर की। अब जल्दी से हम लोग एडिटर में चले जाते हैं और एडिटर में आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ये चीजें चलेगी। तो हम लोग हमारे एडिटर में हैं, यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन अभी रन हो रही है। तो फटाफट हम लोग एडिटर में चलेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा, मैं थोड़ी स्क्रीन को यहाँ पे साइज बड़ी करूंगा। तो यहाँ पे देखिए आपको नोड मॉड्यूल का फोल्डर दिखेगा। तो नोड मॉड्यूल के फोल्डर के अंदर आप देखोगे, यहाँ पे मैं थोड़ा यहाँ पे इसको बड़ा कर देता हूँ तो आपको पता चलेगा कि देखिए यहाँ पे कितने सारे फोल्डर्स बने हैं। तो ये सारे मॉड्यूल्स है, जब भी आपने कमांड रन किया है npx करके जो हम लोग रन करवाते हैं, रिएक्ट एप्लीकेशन बनाते हैं हमारे सिस्टम के अंदर, तो तब ये सारे मॉड्यूल्स जो होते हैं वो नोड मॉड्यूल्स के अंदर इंस्टॉल हो जाते हैं। अगर लेटर ऑन आपकी एप्लीकेशन आपने स्टार्ट कर दी बनाना और फिर आपको नया मॉड्यूल चाहिए, जैसे कि अभी बात हुई रिएक्ट राउट डॉम आपको चाहिए, तो जब आप वो इंस्टॉल करोगे ना तो ऑटोमेटिक उसका फोल्डर यहाँ पे आके बन जाएगा। और ध्यान ये रखना है कि जब भी आपको मॉड्यूल इंस्टॉलेशन की जरूरत पड़े फ्रेंड्स, तो आप क्या करोगे, कमांड में जाओगे। यहाँ पे जैसे कि ये स्क्रीन है, अभी मेरा कमांड यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए जो आपका प्रोजेक्ट फोल्डर होता है, जो आपका प्रोजेक्ट फोल्डर है वहां तक जाना है और फिर आपको कोई भी कमांड इंस्टॉलेशन के लिए यहाँ पे करना है। npm इंस्टॉल करके आप कोई भी जो आपको मॉड्यूल चाहिए वो यहाँ पे आप रन करवाओ। नहीं तो होगा ये फ्रेंड्स कि अगर आपने आपके प्रोजेक्ट फोल्डर तक नहीं गए तो बाहर कहीं पे जनरली ये इंस्टॉल हो जाएगा, लेकिन आपकी एप्लीकेशन के अंदर वो इंस्टॉल नहीं हुआ होगा तो वो नहीं चलेगा। ज्यादातर फ्रेशर यही गलती करते हैं कि प्रोजेक्ट के फोल्डर तक नहीं जाते, सीधा बाहर इंस्टॉल कर देते हैं, कहीं पे कमांड रन करवा देंगे तो वो बाहर फोल्डर बनाएगा। आपकी सिस्टम में आपको वो चाहिए तो आपको प्रोजेक्ट फोल्डर तक जरूर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके नोड मॉड्यूल्स होंगे। अगर आप इसमें से किसी को भी ओपन करके देखोगे तो उसकी भी कुछ स्ट्रक्चर होगा जिसमें लाइब्रेरीज उन्होंने बनाई होगी। ये सारी लाइब्रेरीज ऑटोमेटिक आपकी एग्जीक्यूट होती है एक बार जब आप इंपोर्ट करवाते हो आपके वो मॉड्यूल को आपकी सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया आपका नोड मॉड्यूल। फिर बारी आती है आपके पब्लिक फोल्डर की। तो देखिए पब्लिक फोल्डर में यहाँ पे फेविकॉन आइकॉन मैंने बोला कि आप जनरल इमेजेस हैं वो सारी चीजें आप यहाँ पे रख सकते हो। और आती है आपकी मेन एंट्री पॉइंट, मतलब कि जब एप्लीकेशन आपकी ब्राउजर में रन होती है तो index.html जो होता है वो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। तो ये हो गई आपकी index.html की फाइल। इस तरह से आपको कुछ प्रोग्रामिंग दिखेगी। और यहाँ पे आप मैंने बोला था div id, एक मेन div id होगा रूट करके, वो div पे आपका सारा कंटेंट अपेंड होता है। फिर यहाँ पे देखिए नो स्क्रिप्ट का टैग, जो मैंने बोला कि अगर आपके ब्राउजर पे जावास्क्रिप्ट एनेबल नहीं है या सपोर्ट नहीं करता है तो वहां पे आपको ये वाला मैसेज दिखेगा। अगर नहीं करता है तो अभी तो फिलहाल हमें कर रहा है तो हमारी एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो रही है, तो ये वाला मैसेज तब आता है जब आपका जावास्क्रिप्ट वहां पे सपोर्टेड नहीं है ब्राउजर के अंदर। तो नो स्क्रिप्ट टैग जो होता है वो उसके काम में आता है, ठीक है। फिर आती है आपकी मेन फेस डॉट जेसन, जो मैंने आपको यहाँ पे बोली। मेन फेस डॉट जेसन जनरली क्या होता है कि देखिए ओवरव्यू में आपको बता दूं, यहाँ पे आपको देखेगा कि ये जेसन फॉर्मेट होता है, इसको जेसन फॉर्मेट कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए नेम होता है आपकी एप्लीकेशन का, फिर यहाँ पे ये शॉर्ट नेम है और ये आपका फुल नेम होगा। फिर यहाँ पे बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन, किस तरह से उसका लोगो और वो सब एप्लीकेशन का है, बाकी की यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन होगी। थीम का कलर क्या है, किस तरह से वो दिखेगा, ये चीज कैसे काम आती है। तो जैसे कि आप मोबाइल के अंदर कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो हो सकता है कि वो एप्लीकेशन को आपको होम स्क्रीन पे सेट करने का ऑप्शन आए कि जैसे ही आपकी होम स्क्रीन खुले वो एप्लीकेशन सीधी दिखे तो आप सीधा लॉन्च कर सकते हो। आपका टाइम जो है वो बच जाता है एप्लीकेशन को ढूंढने में और क्विक एक्सेस होता है। तो ऐसी कोई एप्लीकेशंस होती है जो आप क्रिएट करते हो ना, तब जाके ये मेन फेस डॉट जेसन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो तब काम में आती है, ठीक है।
तो अभी के लिए फिलहाल इतना डिटेलिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ मैंने ओवरव्यू बताया कि किस तरह से ये चीज़ काम हो आ सकती है आपकी मेन फेस डॉट जेसन फाइल। फिर आएगी यहाँ पे देखिए रोबोट डॉट टीएक्सटी फाइल। अभी फिलहाल इतनी इन्फॉर्मेशन बाय डिफॉल्ट होगी, लेटर ऑन अगर आपकी एप्लीकेशन बनती जाएगी, वहाँ पे एसईओ पर्पज से कोई काम आएगा तो यहाँ पे वो चीज़ें ऐड होती जाएगी, ठीक है। फिर आता है आपका दूसरा मेन फोल्डर एसआरसी फोल्डर, जिसको हम लोग सोर्स फोल्डर कह सकते हैं। तो वहां पे आप सीएसएस है, बाकी की सारी जेएस फाइल्स आप बनाओगे आपकी सिस्टम के अंदर, वो आएगी। तो देखो सीएसएस नॉर्मल सीएसएस जो हम लिखते हैं वही तरीका है और कुछ है नहीं, डॉट सीएसएस एक्सटेंशन है, तो ये भी आप यहाँ पे रख सकते हो। एप डॉट जेएस फाइल जो मेन मॉड्यूल फाइल मानी जाती है, लेकिन क्यों मानी जाती है, क्योंकि जैसे ही आप रिएक्ट इंस्टॉल करते हो तो रिएक्ट ही ऐसा एक बेस स्ट्रक्चर एक फाइल बना के देता है ताकि आपकी एप्लीकेशन इस तरह से रन हो, ताकि आपको लगे कि सक्सेसफुली आपका जो फ्रेमवर्क है वो रन हो चुका है, आपका रिएक्ट रन हो चुका है। और यहाँ पे जो है फ्रेमवर्क नहीं, एक्चुअली में आपका प्रोजेक्ट जो है वो रन हो चुका है, इसके लिए आपको वो एक फाइल फॉर्मेट बना के ऑलरेडी देता है, ठीक है। तो इसलिए लोग मान बैठते हैं कि एप.js वो टॉप मॉड्यूल फाइल, अगर मैं इसका नाम भी चेंज करूँ तो भी मैं वो कर सकता हूँ, तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो वो मेरी मेन मॉड्यूल फाइल हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए आपकी एक जेएस फाइल होगी, उसके अंदर आप इंपोर्ट चीजें यहाँ पे करवा सकते हो। देखो ये जो तरीके होते हैं, ये चीजें क्या होगी, ये चीजें हम लोग वन बाय वन सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। पहले ये ओवरव्यू अभी खाली देख लीजिए कि ये आपकी एक फाइल होने वाली है app.js जो इस तरह से बनी है, ठीक है। फिर यहाँ पे टेस्ट की फाइल मैंने आपको बोली कि ये टेस्ट केसेस जनरेट करेगी। जो app.js है ये हमारी कंपोनेंट फाइल मानी जाएगी और उसी के टेस्ट केसेस जनरेट करने हैं तो उसकी टेस्ट फाइल यहाँ पे बनेगी। तो आप टेस्ट केसेस जनरेट करवा सकते हो, अगर उसमें कोई एरर है प्रॉब्लम है तो वो आपको शो करेगा, ठीक है। तो उस केस के अंदर आपकी टेस्ट फाइल इस तरह से बनेगी। फिर यहाँ पे इंडेक्स की CSS फाइल अगर आप चाहो तो वो बना सकते हो, कोई भी CSS फाइल तो नॉर्मली हम बनाते हैं। फिर index.js आएगी जो कि आपका रिएक्ट का एंट्री पॉइंट माना जाएगा। देखिए दो एंट्री पॉइंट हो गए, आपकी एप्लीकेशन का और आपके रिएक्ट का। एप्लीकेशन का होगा जो ब्राउजर में रन होगी, जब एग्जीक्यूट होगी तो index.html बन जाएगा, और जब आप npm स्टार्ट करके रिएक्ट पे एंटर करोगे तो वो हो जाएगा आपका index.js, वो एग्जीक्यूट करेगा। तो आप देख सकते हो कि index.js के अंदर कुछ चीजें इस तरह से लिखी हुई हैं, और यहाँ पे आप देखो ऐप जो है वो लिखा हुआ है। ये सब चीजें कैसे काम करती है, किस तरह से वो वर्कआउट करेगा, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। चलिए ये चीज हो गई आपकी index.js की फाइल, उसके अंदर आपका इमेज भी पड़ा है। फिर यहाँ पे रिपोर्ट वेब डिटेल्स, मतलब ये चीजें क्या होती है, ये फाइल जो होती है, देखिए index.js के अंदर आपको वो फंक्शन भी दिखेगा, रिपोर्ट वेब वाइटल्स। तो इसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि ये क्या है कि एनालिटिक्स के लिए होता है, कि मतलब कि मान लीजिए कि आपका यूजर जो है वो आपके वेब पेज को सर्च देख रहा है, राइट कर रहा है उसके अंदर, ठीक है। तो उसको कैसा बिहेवियर, उसको कैसा लगा कि किस तरह से वो परफॉर्म करता है, पेज कैसे परफॉर्म किया उसके पास, ठीक है, कैसे रीड होता है वो सारी चीजें, ऐसा एक रिपोर्ट जो है वो यहाँ पे जनरेट होता है, जो आप भेज सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो जो index.js है उसके अंदर ये फंक्शन है, उस पर आप जैसे कि यहाँ पे मैं सिंपल लिख दूँ कि console.log, यहाँ पे इस तरह से लिख सकता हूँ, तो इसका एक रिपोर्ट जो है वो जनरेट होके जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका यहाँ पे index.js फाइल, और उसके अंदर जो रिपोर्ट वेब वाइटल्स जो यूज होते हैं वो रिपोर्ट जनरेट करने के लिए होते हैं। पर्टिकुलर किसी पेजेस के अंदर आपको चाहिए या कोई केस के अंदर आपको चाहिए तो उसके लिए ये फाइल इस्तेमाल होती है। फिर आती है सेटअप टेस्ट डॉट जेएस, सेम तरीका जो आपके टेस्ट केसेस जनरेट होते हैं यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे टेस्टिंग लाइब्रेरी जो है वो इंपोर्ट हुई है रिएक्ट की, जस्ट डॉम यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। ये सब चीज़ें क्या है, क्यों है, मैं ये चीज़ आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी के लिए एज अ बिगिनर्स, एज अ फ्रेशर, इतना डिटेलिंग में घुसने की ज़रूरत नहीं है। टू बी फ्रैंक ये चीज़ हम लोग बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन ये चीज़ जो होगी वो आपका टेस्ट एनवायरनमेंट, जो टेस्टिंग पर्पस का चीज़ होता है आपके एप्लीकेशन के अंदर, उसके लिए ये इस्तेमाल होती है, ठीक है। फिर देखिए git ignore की फाइल, जो मैंने बोला कि यहाँ पे आप कोई भी फाइल, जैसे कि ये फाइल यहाँ पे आप रख रहे हो, तो ये फाइल्स क्या है कि जब आप गिट में पुल पुश करते हो, कमिट करते हो, तो ये सारी फाइल्स को वो इग्नोर करेगा, यहाँ से ये फाइल्स को वो लेगा नहीं अगर आपने यहाँ पे डाली है वो सारी फाइल्स, तो ये गिट इग्नोर फाइल होती है। फिर यहाँ पे देखिए पैकेज लॉक डॉट जेसन, यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी इंस्टॉलेशन डिपेंडेंसीज होती है उनकी डिटेलिंग इन्फॉर्मेशन आती है यहाँ पे। फर्स्ट रिएक्ट ऐप, हमारा ऐप का नाम है,
वर्जन क्या आ रहा है, फिर यहाँ पे बाकी की डिपेंडेंसीज जो है उसकी यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको लॉक करेगा और वो यहाँ पे होगी। और सेम चीज पैकेट डॉट जेसन में अगर आप जाओगे तो सेम चीज यहाँ पे होगी, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए आपको डिपेंडेंसीज मिलेगी। कौन सी डिपेंडेंसीज है, यहाँ पे राइट हैंड साइड उसके वर्जन होंगे कि ये डिपेंडेंसी का ये वर्जन चल रहा है अभी के लिए आपका, ठीक है। तो ये चीज चलेगी। हमारा रिएक्ट का भी 18th वर्जन चल रहा है तो वो दिखा रहा है, रिएक्ट डॉम का ये वर्जन चल रहा है वो दिखा रहा है। लेकिन लॉक डॉट जेसन है, पैकेज लॉक डॉट जेसन, अगर आप उसमें देखेंगे तो डिपेंडेंसीज जो होगी उसके अंदर आपको बाकी की सारी चीजें भी दिखेगी, जैसे कि रिजॉल्व इंफॉर्मेशन, मतलब कौन सी लिंक उसकी थर्ड पार्टी लिंक है जहाँ से वो चीज आ रही है, उसकी कोई कीज है तो वो इंफॉर्मेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन लॉक होगी पैकेज लॉक डॉट जेसन के अंदर। और पैकेज डॉट जेसन जो होता है वो खाली इंफॉर्मेशन देगा आपको डिपेंडेंसीज की, जैसे कि स्क्रिप्ट कॉन्फ़िगरेशन चेंज, जैसे कि मैंने बोला इसमें आप पोर्ट चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। मैं यहाँ पे इस तरह से लिखूँ पोर्ट इज इक्वल टू 8000, में यहाँ पे सपोज ऐसे कुछ लिख दिया और मैंने यहाँ पे डबल एन कर दिया तो ये मेरा पोर्ट यहाँ पे चेंज करेगा, ठीक है। लेकिन अभी मेरे में फिलहाल ये वर्क नहीं कर रही है ये चीज, मैंने आपको बोला कि सभी के केस में ये चालू हो वर्किंग हो ऐसा जरूरी नहीं है, मेरे केस में नहीं हो रहा है, ओके। तो ये कॉन्फ़िगरेशन वाली पैकेट डॉट जेसन है। ज्यादातर आपको इन दोनों फाइल में कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये कोर फाइल्स है। इनको अगर कोई कारण ना हो, कोई वजह ना हो तो इसको आप मत छूना, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है रीडमी फाइल, जो मैंने आपको बोला कि यहाँ पे देखिए इंफॉर्मेशन दी गई है, डॉक्यूमेंट जैसा होगा कि जैसे कोई ये कमांड है कैसे काम करेगा, फिर यहाँ बाकी की सारी चीजें होती है वो कैसे काम करेगी। एक बार आप चाहो तो इसको रीड कर सकते हो, बाकी आप सीधा काम स्टार्ट करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये होता है फ्रेंड्स आपका फोल्डर और फाइल स्ट्रक्चर की कैसे ये चीजें काम करती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि देखो यहाँ पे रिएक्ट की एप्लीकेशन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये एग्जीक्यूट हो रही है, ओके। एक काम करते हैं फ्रेंड्स, हम लोग ये नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे कि ये कैसे वर्कआउट करती है, क्योंकि ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा नहीं तो फिर तो आप भी थोड़ा बोर हो जाओगे। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और वहां पे मैं आपको एग्जीक्यूशन जो है वो यहाँ पे बताऊंगा कि किस तरह से बंडल डॉट जेएस का मैकेनिज्म यहाँ पे चलता है। तो मिलेंगे फ्रेंड हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लेकिन हाँ, आप कमेंट ज़रूर करो, अगर आपको नहीं पता चला है तो उसके लिए आप कमेंट करो। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है उसका फीडबैक के लिए आप कमेंट करो, कुछ ना कुछ आप कमेंट ज़रूर करो। अगर नहीं भी अच्छा लगा है तो भी कमेंट करके मुझे बताओ, तो मैं कोई करेक्शन कर सकता हूँ मेरे एक्सप्लेनेशन के अंदर। तो आपको जो लगे प्लीज कमेंट एक बार जरूर करो। अगर जो पार्ट अच्छा लगा है उसके लिए आप कमेंट करो कि हमें ये पार्ट अच्छा लगा, या ये समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, दोबारा वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है। तो कमेंट प्लीज करो, सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है आपके। तो कमेंट करते रहिए और लाइक शेयर ज़रूर करिए अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो। सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हो तो, क्योंकि नए वीडियोस आएंगे, रिएक्ट जेएस अभी स्टार्ट हुआ है मेरी सीरीज, तो नए नए वीडियो आते रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, तो आपका कोई टॉपिक छूटे नहीं। और पहले के जो जावास्क्रिप्ट और ECMAScript की मेरी सीरीज है वो भी आप देख सकते हो। तो मिलते हैं हम लोग फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।